इस वीडियो में क्लास 6 एनसीईआरटी हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, एनसीईआरटी बहुत ही महत्वपूर्ण है, स्पेशली सीटेट का एग्ज़ाम हो, बिहार टीजीटी पीजीटी हो या जीएस से संबंधित कोई भी परीक्षा हो, उन सब के लिए एनसीईआरटी मोस्ट इम्पॉर्टेंट होती है। आइए यहाँ पर देखते हैं लेसन 3 आरंभिक नगर। लेसन नंबर 3 ये आरंभिक नगर के बारे में है। इसके पहले हम लेसन नंबर 2 में ये पढ़ चुके हैं कि मानव पहले जो है शिकारी था, खाद्य संग्राहक था। उसके बाद धीरे-धीरे विकास करके वो कृषक बना, पशुपालक बना, किसानी करने लगा और इससे जो है गाँव का विकास हुआ। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद जो है भारतीय उपमहाद्वीप में नगरों का विकास हुआ। उन नगरों को कहा जाता है हड़प्पा सभ्यता। क्या कहा जाता है? हड़प्पा सभ्यता या सिंधु सभ्यता के नाम से आप जानते हैं। उन्हीं के बारे में ये पूरा लेसन है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं, यहाँ समझते हैं। सबसे पहले है पुराने भवन का संरक्षण। जसपाल और हरप्रीत अपने घर के पास गली में क्रिकेट खेल रहे थे। उन्होंने देखा कि कुछ लोग उस खंडहर घर की तारीफ कर रहे थे, जिसे गली के बच्चे भुतहा घर कहा करते थे। जसपाल और हरप्रीत जो है, उन्होंने देखा कि एक भुतहा घर की तारीफ लोग कर रहे थे। एक ने कहा कि इसकी वास्तुकला को देखो, क्या आपने कहीं लकड़ी पर इतनी सुंदर नक्काशी देखी है? दूसरी महिला ने कहा, हमें मंत्री जी को पत्र लिखकर कहना चाहिए कि वह इस खूबसूरत घर को सुरक्षित रखने के लिए इसकी मरम्मत कराने की व्यवस्था करें। यह सब सुनकर जसपाल और हरप्रीत सोचने लगे कि इस पुराने खंडहर से लोगों को इतना लगाव क्यों हो सकता है। देखिए, एक घर की बात हो रही है इसमें और उस घर को फिर से ठीक कराने की बात हो रही है, मरम्मत कराने की बात हो रही है और इसके लिए मंत्री जी को पत्र लिखना है। लेकिन ये सब क्यों? यह बात कौन सोच रहा है? जसपाल और हरप्रीत। आप लोग भी ये बात सोचिए कि कोई पुराना घर है, खंडहर टाइप का है, सब उजड़ गया है और लेकिन वो बहुत साल पहले का है, फिर भी उसको हमारी सरकार संरक्षित करती है, तो क्यों करती है? उसी के बारे में है, तब तक आप लोग सोचिए और आगे देखते हैं हम हड़प्पा की कहानी। अक्सर पुरानी इमारत अपनी कहानी बताती है। लगभग 150 साल पहले जब पंजाब में पहली बार रेलवे लाइनें बिछाई जा रही थी, तो इस काम में जुटे इंजीनियरों को अचानक हड़प्पा पूरा स्थल मिला, जो आधुनिक पाकिस्तान में है। उन्होंने सोचा कि यह एक ऐसा खंडहर है जहाँ से अच्छी ईंटें मिलेंगी। यह सोचकर वे हड़प्पा के खंडहरों से हजारों ईंटें उखाड़ ले गए, जिससे उन्होंने रेलवे लाइनें बिछाई। इससे कई इमारतें पूरी तरह नष्ट हो गई। यहाँ पे बात हो रही है हड़प्पा की। बात कब की है? 150 साल पहले की बात है, जब पहली बार पंजाब में रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी और उस समय पाकिस्तान इंडिया एक ही था, पाकिस्तान अलग नहीं हुआ था और जो है लाहौर से कराची तक ये रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी। ये बात कब की है? तो 1856 की है और वो 2 इंजीनियर कौन थे? तो उन्हें कहा जाता है ब्रंटन बंधु। कौन थे? ब्रंटन बंधु। इसमें एक हैं जॉन ब्रंटन, दूसरे हैं विलियम ब्रंटन। तो ये लोग जो है क्या कर रहे थे कि रेलवे लाइन बिछा रहे थे और यहीं पर हड़प्पा स्थल है, यहीं पर ढेर सारी ईंटें मिली इनको, खंडहर मिला और ये लोग क्या किए कि इन ईंटों को निकाल-निकाल कर उससे रेलवे लाइन बिछा दी और इससे जो है हड़प्पा की जो जो स्ट्रक्चर था, वो जो है नष्ट हो गया, पूरी तरह से नष्ट हो गया। आप समझ रहे हैं कब की बात है? 1856 की, आज से 150 साल पहले की। उसके बाद लगभग 80 साल पहले पुरातत्वविदों ने इस स्थल को ढूँढा। ये जो है बात खत्म हो गई, उनको कोई आइडिया नहीं था ब्रंटन बंधु को कि हम लोगों ने एक जो है बहुत पहले के शहर को नष्ट कर दिया है। लेकिन उसके बावजूद 80 साल पहले यानी 1921 की बात हो रही है। 1921 में जो है दयाराम साहनी ने इस स्थल को ढूँढा था। किसने ढूँढा था? दयाराम साहनी।
ने ही इसको ढूँढा था 1921 में, आज से 80 साल पहले। तब पता चला कि यह खंडहर उपमहाद्वीप के सबसे पुराने शहरों में से एक है। जब ये ढूँढा गया 1921 में, आज से 80 साल पहले, तब जाके पता चला यह जो खंडहर था, ये पूरे उपमहाद्वीप का सबसे पुराना शहर था। क्योंकि इस नगर की खोज सबसे पहले हुई थी, इसलिए बाद में मिलने वाले इस तरह के सभी पुरास्थलों में जो इमारतें और चीजें मिली हैं, उन्हें हड़प्पा सभ्यता की इमारतें कहा गया। ये बात समझ रहे हैं कि हड़प्पा सभ्यता क्यों कहते हैं? कि सबसे पहले हड़प्पा शहर की खोज हुई, इसलिए उसके बाद जिन शहरों की खोज हुई, जैसे धौलावीरा, कालीबंगा, मोहनजोदड़ो, तमाम शहर खोजे गए, उन सबको हड़प्पा सभ्यता के शहर के नाम से जाना गया। क्यों जाना गया? कि सबसे पहले हड़प्पा नगर खोजा गया था। अब यहाँ पर एक बात आपको और समझ लेनी है कि आखिर पे जो लेटर लिखा जाना था मंत्री महोदय को, वो लेटर तो मंत्री महोदय के पास पहुंचेगा, लेकिन उस खंडहर की जिसकी बात जसपाल और हरप्रीत कर रहे थे, उसका संरक्षण कौन करेगा? उसका संरक्षण कौन करेगा? एएसआई करेगा। कौन? एएसआई। तो थोड़ा एएसआई के बारे में हम यहाँ समझ लेते हैं कि एएसआई क्या करता है। तो पहले सबसे पहले हम ये समझते हैं एएसआई है क्या? तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है। क्या है? आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना कब हुई? तो स्थापना हुई 1861 में। कौन थे संस्थापक? तो अलेक्जेंडर कनिंघम थे। कौन थे? अलेक्जेंडर अलेक्जेंडर कनिंघम। ये जो है संस्थापक थे और पहले महानिदेशक भी थे, अलेक्जेंडर कनिंघम। ठीक है। इसके बाद जो है बात करें तो जेम्स बर्गेस इसके महानिदेशक बने। जेम्स बर्गेस। ओके। और इसके बाद तो 1904 में जब लॉर्ड कर्जन गवर्नर जनरल थे, कौन था? लॉर्ड कर्जन। तो उन्होंने एक प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम पास किया था। इसको भी जान लीजिए। प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम। स्मारक संरक्षण अधिनियम ये कब पास हुआ था? 1904 में। और किसके समय? लॉर्ड कर्जन के समय। और उसके बाद जो है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, यानी भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने जो है आगे भी बहुत ढेर सारे काम किए। ठीक है। तो आगे देखते हैं। इसके बाद जो है डायरेक्टर जनरल यानी महानिदेशक कौन बने? 1904 के बाद महानिदेशक, डायरेक्टर जनरल कौन बने? तो जॉन मार्शल बने। जॉन मार्शल। और ये जॉन मार्शल जो है 1902 से लेकर 1928 तक महानिदेशक के पद पर यानी डायरेक्टर जनरल के पद पर रहे। और इन्हीं के समय हड़प्पा शहर का उत्खनन किया गया। और किसने किया था? दयाराम साहनी ने। तो खोजकर्ता भी दयाराम साहनी है और उत्खननकर्ता भी दयाराम साहनी है। इसके बाद कई बार उत्खनन किया गया, तो अलग अलग टाइम में। अगर आज आप पूछेंगे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के महानिदेशक कौन है? यादवीर सिंह रावत। तो ये भी जानते रहिए। कभी ऐसे क्वेश्चन भी आ सकता है आपको कि जब भारत आज़ाद हो रहा था तो उस समय आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के महानिदेशक कौन थे? तो उस समय थे मार्टिमर व्हीलर। मार्टिमर व्हीलर। तो इनको भी थोड़ा सा आप जानते रहिए। कब की बात है ये? कब से कब तक थे? तो 1944 से 1948 तक थे। तो इन्हें आप जो है जरूर जानते रहिए। मार्टिमर व्हीलर का नाम अक्सर जो है हिस्ट्री में आता रहता है, तो इनको भी जानते रहिए। ये थोड़ा सा जो है अलग बात है, एनसीईआरटी से अलग। हाँ, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को हिंदी में कहते हैं भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण। इसको भी थोड़ा सा आप जानते रहिए।
ये डिपार्टमेंट ही जितने भी आप जो है साइट्स देखते हैं, चाहे वो हड़प्पा के साइट्स हों, चाहे जो है कोई किला हो, चाहे कोई और स्थल हो, सभी का संरक्षण कौन करता है? आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण डिपार्टमेंट करता है। इसकी स्थापना तो आपको पता ही हो गई, ठीक है? तो इनको जानते रहिए। चलिए आगे देखते हैं। प्रायः पुरानी इमारतों को तोड़कर उनकी जगह नए भवन बनाए जाते हैं। क्या तुम्हें लगता है कि पुरानी इमारतों को सुरक्षित रखना चाहिए? ये आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में। ये आपको लगता है कि इन इमारतों को सुरक्षित रखना चाहिए या फिर क्यों रखना चाहिए? तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। यहाँ पर थोड़ा सा देख लेते हैं इसी मैप को। ये नगर आधुनिक पाकिस्तान, पंजाब और सिंध प्रांत, ये जो नगर आप देख रहे हैं हड़प्पा सभ्यता के, उनके बारे में है कि ये कहाँ-कहाँ हैं। तो ये आधुनिक पाकिस्तान के पंजाब में, देखिए इंडिया में भी पंजाब है और पाकिस्तान में भी पंजाब है। पंजाब के 2 हिस्से हो गए थे, आधा पाकिस्तान में चला गया था, आधा इंडिया में था। तो पाकिस्तान का पंजाब है, वहाँ पर सिंध प्रांत, भारत के गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब प्रांतों में ये नगर मिले हैं। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में भी और महाराष्ट्र में भी ये नगर मिले हैं, तो इनको भी आप जानते रहिए। इन सभी स्थलों से पुरातत्वविदों को अनोखी वस्तुएं मिली हैं, जैसे मिट्टी के लाल बर्तन जिन पर काले रंग के चित्र बने थे, पत्थर के बाट, मुहरे, मनके, तांबे के उपकरण तथा पत्थर के लंबे ब्लेड आदि। ये सारी चीजें जो है ये हड़प्पा स्थलों से, हड़प्पा के नगरों से मिले थे। ये आप जानते रहिए, इनके बारे में भी हम और बात करेंगे। ये स्थल यहाँ पर मैप है, उस मैप में आपको दिख जाएगा, जैसे हड़प्पा, चन्हुदड़ो, मोहनजोदड़ो, धौलावीरा, सुरकोतदा, लोथल, सुतकाको, कालीबंगा, राखीगढ़ी, ये सब जो है स्थल हड़प्पा सभ्यता के ही स्थल हैं। अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि सबसे उत्तरी स्थल बता दो हड़प्पा सभ्यता का, जो सबसे उत्तर में मिला हो, उससे उत्तर में कुछ न मिला हो, तो वह उत्तरी स्थल कौन सा है? तो वह है मांडा। मांडा, ठीक है। और पूछा जाए सबसे दक्षिणी स्थल कौन सा है, तो वह है दायमाबाद। क्या है? दायमाबाद, महाराष्ट्र में है ये। और मांडा ये है जम्मू एंड कश्मीर में। ओके। अगर पूछा जाए कि सबसे पश्चिमी स्थल कौन सा है, तो बताएंगे सुतका गेंडोर। क्या नाम है? सुतका गेंडोर। और पूछा जाए सबसे पूर्वी स्थल कौन सा है, तो आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में है। कहाँ है? आलमगीरपुर कहाँ है? यूपी में है। तो इसे भी आप जानते रहिए। ये सबसे उत्तरी स्थल है मांडा, नॉर्थ वाला है। सबसे साउथ वाला यानी जो दक्षिण में है वो है दायमाबाद। और सबसे जो पश्चिम में है यानी वेस्ट में है सुतका गेंडोर। और जो सबसे ईस्ट में है यानी पूरब में है वो है आलमगीरपुर। तो इनको भी आप जानते रहिए। आइए यहाँ पर देखते हैं इन नगरों की विशेषता क्या थी। इन नगरों में से कई को दो या उससे ज्यादा हिस्सों में विभाजित किया गया था। प्रायः पश्चिमी भाग छोटा था लेकिन ऊंचाई पर बना था, और पूर्वी हिस्सा बड़ा था लेकिन यह निचले इलाके में था। ऊंचाई वाले भाग को पुरातत्वविदों ने नगर दुर्ग कहा है और निचले हिस्से को निचला नगर कहा है। दोनों हिस्सों की चारदीवारी पक्की ईंटों से बनाई जाती थी। इसकी ईंटों, आगे हम पढ़ेंगे, यहाँ पर इतना हम समझ लेते हैं। देखिए जो नगर हैं, सभी नगर, हड़प्पा हुआ, मोहनजोदड़ो, चन्हुदड़ो, ये औसतन जो है दो भागों में विभाजित थे। एक भाग था जो है दुर्ग, जो छोटा था और ऊंचाई पर था। ये भाग है दुर्ग और ये जो है ऊंचाई पर था। दुर्ग मतलब किला भी कह सकते हैं ना, या नगर दुर्ग कहेंगे इसको। ओके। और एक बड़ा भाग था जो नीचे था, पर इसके पूरब में एक बड़ा भाग जिसे जो है ये निचला नगर था। और इसे क्या कहा गया? निचला नगर।
ओके। और ये नीचे भी था, तो इसलिए इन्हें निचला नगर कहा गया। एक बात, और ये हमेशा जो है सभी नगरों में ये पूरब में होता था। कहाँ? ये पूरब में होता था, और ये जो दुर्ग था ये पश्चिम में होता था। इतनी बात समझ गए? जो दुर्ग था ना, उसमें जो है शासक वर्ग रहा करता था, जो प्रशासनिक वर्ग के लोग थे वो रहते थे। और जो निचला नगर था उसमें सामान्य लोग रहते थे, जो सामान्य काम करते थे। आपको पता है जैसे राजा, और आपको पता है कि जैसे प्रजा रहा करती थी, ठीक है? और अपना व्यापार करते थे वो लोग, चीज़ें बनाते थे, ये सब सारी चीज़ें थी। खेती भी करने के साक्ष्य मिले हैं निचले नगर में। तो ये बात समझ गए कि जितने भी स्थल थे सब में लगभग-लगभग इसी प्रारूप को अपनाया गया था, 1-2 नगर छोड़ के। अभी हम उस पे बात करेंगे। आगे चलते हैं तो यहाँ पर देखते हैं, इतनी अच्छी पकी थी कि हजारों सालों बाद आज तक उनकी दीवारें खड़ी रही। बात हो रही है ईंटों की। ईंटें जो थी वो इतनी अच्छी पकी थी कि आज भी खड़ी हैं। दीवार बनाने के लिए ईंटों की चिनाई इस तरह करते थे जिससे कि दीवारें खूब मजबूत रहे। जो ईंटों की चिनाई होती थी वो इंग्लिश बॉन्ड मेथड से होती थी। कौन से मेथड से? इंग्लिश बॉन्ड मेथड। ये मेथड है, इसी मेथड से आज भी जो है आपका घर बना होगा तो इसी मेथड से चिनाई होती थी, और जो है ये मेथड सबसे अच्छा है, और इसी मेथड से मकान रुका रहता है, वो गिरता नहीं है। कुछ नगरों के नगर दुर्ग में कुछ खास इमारतें बनाई गई थी। कहाँ पर? नगर दुर्ग में, जो ऊंचा था, जो ऊपर था, उसमें कुछ खास इमारतें थी। हमने पहले ही बताया कि इसमें शासक वर्ग रहते थे, तो जो खास इमारतें थी अक्सर आपको नगर दुर्ग में ही मिलेंगे। मिसाल के तौर पर मोहनजोदड़ो में खास तालाब बनाया गया था। ये बात हो रही है मोहनजोदड़ो की। मोहनजोदड़ो है कहाँ? थोड़ा सा जान लेते हैं। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के दाएं तट पर है। कहाँ पर है? दाएं तट पर। ठीक है। और अभी है कहाँ? तो ये सिंध में है, लड़काना जिले में है, पाकिस्तान में है। कहाँ है? सिंध के लड़काना जिले में। और ये जिला कहाँ है? ये पाकिस्तान में है। ओके। इस मोहनजोदड़ो नगर के बारे में क्या है कि यहाँ पर एक तालाब बनाया गया था जिसे पुरातत्वविदों ने महान स्नानागार कहा है। क्या कहा है? महान स्नानागार, ग्रेट बाथ कहा है। इस तालाब को बनाने में ईंट और प्लास्टर का इस्तेमाल किया गया था। ईंटों का इस्तेमाल तो किया गया था, साथ में उसमें प्लास्टर लगाया गया था, जिसमें पानी का रिसाव रोकने के लिए प्लास्टर के ऊपर चारकोल की एक परत चढ़ाई गई थी। इस सरोवर में दो तरफ से उतरने के लिए सीढ़ियां बनाई गई थी। ये जो सरोवर था, ये जो तालाब था, इसमें जो है दो तरफ से उतरने के लिए सीढ़ियां बनाई गई थी। एक उत्तर में था, यहाँ देखिए ये उत्तर में है, और एक दक्षिण में है। ये सीढ़ियां आपको दिख रही होंगी, ये देखिए यहाँ पर सीढ़ियां हैं, और ये दक्षिण में है। और चारों ओर कमरे बनाए गए थे। कमरे क्यों बनाए गए होंगे? कि भाई स्नान करने के बाद लोग वहाँ कपड़ा चेंज कर सकें, इसलिए बनाए गए थे। इसमें भरने के लिए पानी कुएं से निकाला जाता था। इस तालाब में पानी भरने के लिए कुआं भी था। उपयोग के बाद इसे खाली कर दिया जाता था। जब इसमें सब स्नान कर लेते थे तो इसे खाली भी किया जाता था, उसके लिए भी व्यवस्था थी। शायद यहाँ विशिष्ट नागरिक विशेष अवसरों पर स्नान किया करते थे। ऐसा संभावना है कि विशिष्ट नागरिक कौन? वो प्रशासनिक वर्ग के लोग जो दुर्ग में रहा करते थे, वो विशेष अवसरों पर इसमें स्नान किया करते थे, ऐसा मालूम चलता है, प्रतीत होता है। ठीक है। अगर इसकी लंबाई चौड़ाई की बात हम करें तो हम पाएंगे कि लंबाई जो है वो 14.5 मीटर, और चौड़ाई जो है वो 7 मीटर है। अगर गहराई की बात करें तो ये जो गहराई है 2.44 मीटर है। तो इसको थोड़ा सा जानते रहिए, क्वेश्चन पूछा नहीं जाएगा कई मीटर है, लेकिन मोटा मोटी आपको आइडिया होना चाहिए। लगभग 15 मीटर लंबा और 7 मीटर चौड़ा यह जो है तालाब था उस समय का। और ये कहाँ था? नगर दुर्ग में था, मोहनजोदड़ो में था।
इसे महान स्नानागार यानी ग्रेट बाथ ये कहते हैं। ओके। कालीबंगा और लोथल जैसे अन्य नगरों में अग्निकुंड मिले हैं। देखिए और नगर है, एक और दूसरा नगर है कालीबंगा और एक दूसरा नगर है लोथल। यहाँ पर जो है अग्निकुंड मिले हैं। अग्निकुंड समझते होंगे, जिसमें जो है यज्ञ किया जाता है, जिसमें आहुति दी जाती है, जहाँ संभवतः यज्ञ किए जाते होंगे। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और लोथल जैसे कुछ नगरों में बड़े-बड़े भंडार गृह मिले हैं। तो भंडार गृह किस लिए? कि जहाँ पर अन्न यानी दाने, बीज, अनाज ये रखे जाते थे, उन्हें हम भंडार गृह कहते हैं। तो भंडार गृह कहाँ से मिला है? तो मोहनजोदड़ो से भी मिला है, हड़प्पा से भी मिला है, लोथल से भी मिला है। आइए हम आगे देखते हैं इन नगरों की विशेषता में। तो भवन, नाले और सड़कें। तो इसमें भवन यानी जो इमारतें हैं उसके बारे में है, नालियाँ जो बनाई गई उसके बारे में है और सड़कों के बारे में है। तो कैसी भवन थे इनके, कैसी नालियाँ थीं, इसके बारे में देखते हैं। इन नगरों के घर आमतौर पर 1 या 2 मंजिले के होते थे। कैसे होते थे? 1 मंजिला होता था या इसके ऊपर 2 मंजिला होता था। घर के आंगन के चारों ओर कमरे बनाए जाते थे। एक घर का आंगन होता था, मान लेते हैं ये जो है आंगन है, इसके चारों तरफ कमरे होते थे। ये कमरा हो गया, ये कमरा हो गया, यहाँ पर एक कमरा, इस तरह जो है कमरे बनाए जाते थे। अधिकांश घरों में अलग स्नान घर होता था। तो सभी घरों में जो है लगभग एक स्नानागार होता था, नहाने के लिए बाथरूम होता था। और कुछ घरों में कुएं भी होते थे। तो इन घरों में कुएं भी होते थे। कई नगरों में ढके हुए नाले थे। जो नगर थे उनमें जो है जो नाला था, जिसमें पानी बह के जाता था इन घरों से, वो ढके हुए होते थे। उन्हें सावधानी से सीधी लाइन में बनाया जाता था। कैसे बनाया जाता था? सीधी लाइन में। बहुत इंपॉर्टेंट है। हर नाली में हल्की ढलान होती थी ताकि पानी आसानी से बह सके। अक्सर घरों की नालियों को सड़कों की नालियों से जोड़ दिया जाता था, जो बाद में बड़े नालों में मिल जाती थी। नालों के ढके होने के कारण इनमें जगह-जगह पर मेन होल बनाए गए थे। क्या बनाए गए थे? मेन होल। आप लोगों ने आज भी देखा होगा जो नगर पालिका वाले नालियाँ बनाते हैं, तो जगह-जगह पर सॉक पिट यानी मेन होल बना देते हैं, ताकि जो है जब नालियाँ साफ करना हो तो इसका ढक्कन निकाल के नाली साफ कर लें, जिनके ज़रिए इनकी देखभाल और सफाई की जा सके। घर, नाले और सड़कों का निर्माण योजनाबद्ध तरीके से एक साथ ही किया जाता था। यहाँ पे बहुत इम्पोर्टेंट है, जो विशेषता में आप बात करेंगे, तो जो है, जो इन नगरों की सड़कें होती थी, वो एक दूसरे को समकोण पे काटती थी। इसका क्या मतलब है? एक मेन सड़क होती थी, उसके बाद जो है, उसमें से छोटी-छोटी गलियाँ बनाई जाती थी। जैसे मान लेते हैं यहाँ पर कि एक मेन सड़क है ये, और उसके बाद जो है पतली-पतली जो है गलियाँ बनाई गई हैं, और इन गलियों के किनारे ही यहाँ पर घर होता था, और ये सब सीधी होती थी, कहीं टेढ़ी-टाढ़ी नहीं होती थी। आज जो शहर देखेंगे तो अनप्लान्ड है, मतलब कि उनकी प्लानिंग नहीं की गई है, लेकिन यहाँ पर बाकायदे पहले सड़कें बनाई गईं, नालियाँ बनाई गईं, उसके बाद ये घर बनाए गए। ठीक है? इसका मतलब है कि कोई एक वर्ग था, कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने पहले जो है इसको प्लान किया, बाकायदे इसका एक मैप बनाया, एक डिज़ाइन बनाई, और तब जाके इस शहरों को बसाया गया था। आज की तरह अनप्लान्ड शहर तो नहीं थे। ठीक है? और कमाल की बात ये भी है कि सभी जो घर थे, उनके जो दरवाजे थे, वो हमेशा गलियों में खुलते थे, मेन रोड पर नहीं खुलते थे, इन गलियों में खुला करते थे। एक नगर ऐसा भी है जहाँ घरों के दरवाजे मेन सड़क पर खुलते थे। उस नगर का नाम आपको मालूम है? आप जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँगे, नहीं तो हम तो बता ही देंगे। ठीक है? ये विशेषता आपको समझ में आ गई कि सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी, यानी 90 डिग्री पर सड़कें बनाई जाती थी, और सड़कें कैसी थी? सीधी सड़कें बनाई जाती थी, टेढ़ी-टाढ़ी नहीं। आज के तो रोड ऐसे होते हैं, ऐसे-ऐसे, कहीं बीच में कोई घर बना दिया, कहीं मंदिर हो गया, कहीं कोई पेड़ लग गया,
तो और उसके बीच में कहीं-कहीं बेतरतीब ढंग से घर बन गए हैं, कहीं पतली, कहीं मोटी। यहाँ पर एकदम फिक्स नाप-जोख कर सारी चीज़ें बनाई गई थी। ये सबसे बड़ी विशेषता थी, ऐसी विशेषता और कहीं नहीं मिली है। यहाँ पर वर्णित घरों और पिछले अध्याय में वर्णित घरों में तुम्हें क्या अंतर दिखाई देता है? कोई 2 अंतर बताओ। तो पिछले अध्याय में जो आप लोगों ने घर देखा था, वो नवपाषाण काल का घर था। पाषाण काल के समय का घर था। वो घर आप लोगों ने देखा है, आप उसे जो है देख लेंगे। वो वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा और फिर यहाँ आप अंतर लिख लेंगे। आगे चलते हैं। सबसे ऊपर मोहनजोदड़ो की एक सड़क और उसमें बना नाला। ये ऊपर है, मोहनजोदड़ो की एक सड़क है और ये बगल में आपको ये नालियाँ दिख रही होंगी। देखिए, ये जो है नाली है। ओके। बाईं ओर नीचे हड़प्पा की एक मुहर है। यहाँ पर जो है देख रहे हैं, ये एक मुहर है यहाँ पर। ये हड़प्पा की मुहर है। कहाँ की है? हड़प्पा की। इस मुहर के ऊपर चिन्ह एक खास लिपि में है। यहाँ पर देखिए आपको चिन्ह लिखा होगा और इसकी एक लिपि है, दिख रहा होगा। ये जो है एक लिपि है खास तौर पर। उपमहाद्वीप में पाए गए लेखन का प्राचीनतम उदाहरण है। ये क्या है? इस उपमहाद्वीप में, भारतीय उपमहाद्वीप में लेखन का एक प्राचीनतम उदाहरण है। क्या है? प्राचीनतम उदाहरण। विद्वानों ने इसे पढ़ने की कोशिश की है, लेकिन अभी तक यह पता नहीं चल पाया है कि इसका अर्थ क्या है। बहुत से लोगों ने इसे पढ़ने का प्रयास किया, बहुत से विद्वानों ने, लेकिन अभी तक इसका अर्थ नहीं समझ पाए हैं। शायद समझ जाएंगे आगे, तो बहुत कुछ आपको और जानने को मिलेगा हड़प्पा सभ्यता के बारे में। फिलहाल आप लोग कोशिश करिएगा, जब इतिहासकार बन जाइएगा। दाईं ओर नीचे पकी मिट्टी के खिलौने हैं, तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा पकी मिट्टी के खिलौने छोटे छोटे दिख रहे होंगे। ठीक है, इस तरह के खिलौने भी हड़प्पा सभ्यता से मिले हैं। ऊपर ये एक कुआं है, इस कुआं को जो है देखिए लिखा है, तो इस तरह का कुआं था। देखिए इसमें भी जो है बढ़िया फर्स्ट क्लास ईंटें लगाई गई हैं। इस तरह की चीजें जो है हड़प्पा सभ्यता से मिली है। नगरीय जीवन कैसा था, जो उनका शहर था वो कैसा था, उसके बारे में है यहाँ पर। हड़प्पा के नगरों में बड़ी हलचल रहा करती होगी। नगरों में क्या होता रहा होगा? हलचल। आज भी जो है आप सिटीज को देखिए, दिल्ली, मुंबई, तो उसमें क्या है? बहुत हलचल रहती है। लोग आते जाते रहते हैं, तमाम वस्तुएं मिलती रहती हैं, बहुत कुछ होता रहता है। यहाँ पर ऐसे लोग रहते होंगे जो नगर की खास इमारतें बनाने की योजना में जुटे रहते थे। जरूर ऐसे लोग रहते होंगे जो नगर की प्लानिंग करते रहे होंगे कि भाई ये वाला रोड इतना चौड़ा होगा, ये गली इतनी चौड़ी होगी, इसके बाद ये नालियां बनेंगी, इसके बाद ये घर बनेंगे। ये सब प्लानिंग करने वाले लोग जरूर रहे होंगे और वो अपने काम में जुटे रहते रहे होंगे। ये संभवतः यहाँ के शासक थे। और ये लोग कौन थे? यहाँ के शासक थे, ऐसा मालूम चलता है, ऐसा प्रतीत होता है। अभी तो यहाँ की लिपि को पढ़ा नहीं जा सका है, तो हम अनुमान लगा रहे हैं कि यहाँ शासक वर्ग जरूर रहा होगा। यह भी संभव है कि ये शासक लोगों को भेजकर दूर दूर से धातु, बहुमूल्य पत्थर और अन्य उपयोगी चीजें मंगवाते थे। यह भी पॉसिबल है कि धातु, जिनका उपयोग हड़प्पा सभ्यता में हुआ है, अभी हम आगे देखेंगे, बहुमूल्य पत्थर, इन सभी चीज़ों को दूर दूर से मंगवाते थे, क्योंकि जहाँ सिंधु सभ्यता बसी है उस एरिया में बहुत सी धातुएं नहीं मिलती हैं। आगे और देखते हैं। शायद शासक लोग खूबसूरत मनकों तथा सोने चांदी से बने आभूषणों जैसे कीमती चीजों को अपने पास रखते होंगे। जरूर रखते होंगे, भाई शासक वर्ग है, ये संपन्न वर्ग था, तो ये लोग जो है जरूर इनके पास आभूषण होंगे सोने चांदी के, या फिर खूबसूरत मनके होंगे, तो इन्हीं सबके पास होंगे। इन नगरों में लिपिक भी होते थे। लिपिक जो है, जो क्लर्क होते हैं, वो भी जरूर होंगे, जो मुहरों पर तो लिखते ही थे और शायद अन्य चीजों पर भी लिखते होंगे जो बच नहीं पाई। तो ये लिपिक और क्या करता रहा होगा? ये लिखने का काम करता रहा होगा। और मुहरों पर तो आपको दिख रहा है
ये कुछ न कुछ लिखा हुआ है, लेकिन और भी चीज़ों पर लिखा गया होगा, लेकिन वो चीज़ें मिली नहीं हैं, शायद बची नहीं होंगी, नष्ट हो गई होंगी। जैसे मान लेते हैं किसी की लकड़ी की छाल पर लिखा गया हो या फिर किसी पत्ते पर लिखा गया हो, लेकिन वो सब चीज़ें बच नहीं पाई हैं। इसके अलावा नगरों में शिल्पकार और कौन हो सकते हैं? शिल्पकार। स्त्री पुरुष भी रहते थे, ज़रूर रहते थे। शिल्पकार मतलब कि जो छोटी-छोटी वस्तुएँ बनाते हैं, जो अपने घरों या किसी उद्योग स्थल पर तरह-तरह की चीज़ें बनाते होंगे। ये शिल्पकार क्या करते रहे होंगे कि तरह-तरह की चीज़ें बनाते रहे होंगे। जैसे आप लोगों ने देखा कि खिलौना, इसके अलावा जो है धातु की वस्तुएँ, इसके अलावा पत्थर की वस्तुएँ, ये सब बनाते रहे होंगे। मृदभांड, मिट्टी के बर्तन, ये सब बनाते रहे होंगे और शायद कोई उद्योग स्थल भी रहा हो, जहाँ पर काफ़ी लोग मिलकर एक साथ ही बहुत सी चीज़ें बनाते रहे हों। लोग लंबी यात्राएँ भी करते थे। यह भी पता चलता है कि लोग लंबी यात्रा करते थे। कैसे पता चलता है? बहुत सी चीज़ें हमें मिस्र और मेसोपोटामिया सभ्यता की हमारे यहाँ मिली हैं और सिंधु सभ्यता का व्यापार मिस्र सभ्यता और मेसोपोटामिया से होता था। ये जो सभ्यताएँ हैं, ये समकालीन सभ्यताएँ हैं। जो मिस्र की सभ्यता है, जो सुमेरियन सभ्यता है, ये सभ्यता हमारी हड़प्पा सभ्यता के समकालीन है, उसी के समय की है। और वहाँ से उपयोगी वस्तुएँ लाते थे, ज़रूर लाते थे। साथ ही लाते थे सुदूर देशों की किस्से कहानियाँ। ये किस्से कहानियाँ भी ज़रूर लाते होंगे। मिट्टी से बने कई खिलौने भी मिले हैं जिनसे बच्चे खेलते होंगे। तो ये नगरीय जीवन था। नगरों में कौन-कौन लोग रहा करते होंगे, इसका जो है आपके पास एक छोटा-सा आइडिया है और आप जो है इन सब चीज़ों को पढ़ के, इन सब चीज़ों को देख के और अनुमान लगा सकते हैं कि और कौन-कौन लोग नगरों में रहा करते होंगे। ठीक है? आगे चलें। आगे देखते हैं नगर और नए शिल्प, शहर और नए शिल्प। आओ अब कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में अध्ययन करें जो हड़प्पा के नगरों से प्राप्त हुई हैं। पुरातत्वविदों को जो चीज़ें वहाँ मिली हैं, उनमें अधिकतर पत्थर, शंख, तांबे, कांसे, सोने, चांदी जैसी धातुओं से बनाई गई थी। तांबे और कांसे से औजार, हथियार, गहने और बर्तन बनाए जाते थे। सोने और चांदी से गहने और बर्तन बनाए जाते थे। तो यहाँ पर जो शिल्प था, वो जो है एक तरह से बहुत ब्रॉड था। लगभग-लगभग सभी धातुओं से, सोने से, चांदी से, तांबे से, कांसे से, सभी से जो है गहने बनाए जाते थे, औजार बनाए जाते थे, हथियार बनाए जाते थे, बर्तन भी बनाए जाते थे। ठीक है? यहाँ मिली सबसे आकर्षक वस्तुओं में मनके, बाट और फलक हैं। जो अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे आकर्षक जो एकदम अलग तरह के हो, उसमें जो है मनके आते हैं, बाट। बाट मतलब कोई वस्तु तौलने के लिए जिनका उपयोग किया जाता है, उसे हम बाट कहते हैं। फलक, ये सारी चीज़ें जो है बहुत ही आकर्षक थी। आगे हम और देखें तो यहाँ पर चित्र है आपके पास, ये बाट है, ये जो है मनके हैं और जो है ये एक आपके सामने एक मूर्ति है। तो हम यहाँ पे समझते हैं, ऊपर पत्थर की बाट देखो, ये बाट है और इसको आप देखिए ध्यान से। कितने ध्यान से और उपयुक्त तरीके से इन बाटों को बनाया गया है। देखिए बहुत ही सफाई के साथ इन बाट को बनाया गया है। इन्हें चर्ट पत्थर से बनाया गया था। कौन से पत्थर से? चर्ट पत्थर से। पहली बात तो ये पत्थर के हैं और कौन सा पत्थर है? चर्ट, एक प्रकार का पत्थर होता है। शायद इनका उपयोग जो है बहुमूल्य पत्थर और धातुओं को तौलने के लिए किया जाता रहा होगा। मध्य में बाएं मनके, तो मध्य में बाएं ये देखिए ये मनके हैं और अलग-अलग तरह के हैं। कुछ छोटे-छोटे मनके हैं एकदम, उनको जो है एक माला के रूप में बनाया गया है। कुछ बड़े मनके हैं और कुछ इसमें भी छोटे-छोटे मनके हैं। तो कई तरह के थे, अलग-अलग जो है साइज़ के थे, अलग-अलग शेप के थे। इनमें से कई कार्नेलियन पत्थर से बनाए गए थे। ये मनके जो है ये भी पत्थर के बनाए जाते थे और उसमें कार्नेलियन पत्थर, ये जो है बड़ा इम्पोर्टेंट है, इसको जो है जानते रहिए। ठीक, से बनाए गए थे।
पत्थरों को काट और तराश कर मनके बनाए गए। इनके बीच छेद किए गए थे ताकि धागा डालकर माला बनाई जाए। मध्य में दाएं पत्थर के धारदार फलक है। ये देखिए पत्थर के धारदार फलक है। ठीक है। नीचे दाएं कढ़ाईदार वस्त्र। ये देखिए कढ़ाईदार वस्त्र पहना हुआ है एक। ये वस्त्र जो है एक कढ़ाईदार है, इसमें कढ़ाई किया हुआ है। एक महत्वपूर्ण व्यक्ति की पत्थर से बनी मूर्ति जो मोहनजोदड़ो से मिली है। पहली बात तो ये मूर्ति कहाँ से मिली है? मोहनजोदड़ो से। और यह मूर्ति कैसी है? यह जो है एक शाल ओढ़े हुए है और जो कढ़ाईदार है, तो दिख रहा होगा ये। इसमें उसे कढ़ाईदार वस्त्र पहने दिखाया गया है। तो ये वस्त्र पहना हुआ है और ये कैसा है? कढ़ाईदार है। ठीक है। तो आप जो है एक मॉडल जो हड़प्पा सभ्यता का आपके सामने यहाँ पर है। आगे देखते हैं। अध्याय 2 में तुमने जिन गांवों के बारे में पढ़ा, क्या वहां भी धातु का उपयोग होता था? अध्याय 2 में हमने जो पढ़ा, क्या पढ़ा था? पाषाण काल। तो क्या वहाँ जो है धातु का उपयोग होता था? तो नहीं होता था। किसका उपयोग होता था? पत्थरों का, पाषाण का, स्टोन का। ठीक है। क्या वे पत्थर के बाट बनाते थे? तो नहीं बनाते थे। कोई पत्थर के बाट पाषाण एज का नहीं मिला है। संभवतः 7,000 साल पहले मेहरगढ़ में कपास की खेती होती थी। कपास आपको पता है, कपास से ही कपड़े बनते हैं, जिसे कॉटन कहते हैं। आप लोग कॉटन के कपड़े पहनते होंगे, जरूर पहनते होंगे। तो सबसे पहले पूछा जाए कि कपास की खेती कहाँ होती थी, तो मेहरगढ़ में होती थी। और मेहरगढ़ जो स्थल है, ये नवपाषाण कालीन स्थल है। इसके अलावा यहाँ पर हड़प्पा काल के भी बहुत से अवशेष मिले हुए हैं। ठीक है। लेकिन ये बात कब की है? 7,000 साल पहले की है। मोहनजोदड़ो से कपड़े के टुकड़ों के अवशेष, चांदी के एक फूलदान के ढक्कन तथा कुछ अन्य तांबे की वस्तुओं से चिपके हुए मिले हैं। तो मोहनजोदड़ो से कपड़े के टुकड़े कहाँ मिले हैं? फूलदान के ढक्कन से चिपके हुए मिले हैं। चांदी का एक फूलदान का ढक्कन था, उससे। और तांबे की वस्तुओं से भी चिपके हुए मिले हैं। यानी एक बात यहाँ समझ लेना है कि जो हड़प्पा वासी थे वो कॉटन के कपड़े पहनते थे, यानी कपास के कपड़े पहनते थे। पकी मिट्टी तथा फेन से बनी तकलियां सूत कताई का संकेत देती हैं। पर सूत है, सूत कताई का संकेत देती हैं। तो जो है फेन से बनी तकली, तकली आप जानते होंगे बहुत पहले यूज किया जाता था। अभी तो जो कपड़े बनाए जाते हैं वो मिल में बनाए जाते हैं, मशीन से बनाए जाते हैं। पहले तकली से ही सूत काते जाते थे। तो वो तकली जो है मिला है और उससे ये पता चलता है कि वहाँ के लोग, हड़प्पा सभ्यता के लोग जो है वो सूत कातते थे, यानी कपड़े जरूर बुनते थे। आइए यहाँ पर देखते हैं। पहले ऊपर, इनमें से अधिकांश वस्तुओं का निर्माण विशेषज्ञों ने किया था। जो वस्तुएं आपने ऊपर देखी है अभी, जो बाट देखा है, जो मनके देखे हैं, जो फलक, जो मूर्तियां देखी हैं, वो सब कौन कर रहे थे? विशेषज्ञ कर रहे थे, जो उनके स्पेशलिस्ट थे, विशेषज्ञ थे। विशेषज्ञ उसे कहते हैं जो खास चीज बनाने के लिए खास प्रशिक्षण लेता है। विशेषज्ञ किसे कहते हैं? कि किसी खास चीज को बनाने के लिए उसके पास एक ट्रेनिंग होती है, एक प्रशिक्षण होता है ना। आप लोगों को भी अगर कुछ सीखना है तो आप क्या लेंगे? प्रशिक्षण लेंगे, ट्रेनिंग लेंगे ना। जैसे पत्थर तराशना, मनके चमकाना, या फिर मोहरों पर पच्चीकारी करना, मोहरों पर डिजाइन बनाना आदि। पृष्ठ 26 पर चित्र देखो कि मूर्ति का चेहरा कितने आकर्षक ढंग से बनाया गया और उसकी दाढ़ी कितनी अच्छी तरह से दर्शाई गई है। यह किसी विशेषज्ञ मूर्तिकार का ही काम हो सकता है। तो थोड़ा सा हम देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर ये जो चेहरा है इनका कितना अच्छे से बनाया गया है, और इस पे जो दाढ़ी है, ये दाढ़ी आपको दिख रही होगी, ये दाढ़ी भी कितने अच्छे से बनाई गई है। और ये कोई आम आदमी नहीं बनाया होगा, ये उसका कोई विशेषज्ञ ही रहा होगा जो मूर्तिकला में स्पेशल प्रशिक्षण लिया होगा। यानी जो है इसका एक प्रशिक्षण भी होता रहा होगा, जरूर होता रहा होगा। ठीक है। आइए आगे देखते हैं। हर व्यक्ति विशेषज्ञ नहीं हो सकता था। जितने भी आदमी थे सब विशेषज्ञ तो नहीं होंगे। हमें यह पता नहीं है कि क्या सिर्फ पुरुष ही ऐसे कामों में
प्रशिक्षण हासिल करते थे या फिर केवल महिलाएं ही? हमें यह जो है आइडिया नहीं है कि ये मूर्ति किसने बनाई, कोई महिला ने बनाई या जो है किसी पुरुष ने बनाया, या प्रशिक्षण कौन लेता था, खाली पुरुष लेता था या महिला भी लेती थी? ये सब आइडिया हमको नहीं है। शायद कुछ महिलाएं और पुरुष दोनों ही इस काम में दक्ष थे। ऐसा हो सकता है कि महिलाएं और पुरुष दोनों विशेषज्ञ रहे हों, वो अपने काम में दक्ष हों। यहाँ पर फेयंस है और फेयंस का आपको एक चित्र बना दिख रहा होगा यहाँ पर, इसे देखिए। ठीक, और यहाँ पर समझिए कि पत्थर और शंख प्राकृतिक तौर पर पाए जाते हैं। पत्थर तो प्रकृति में मिल जाता है और शंख भी प्रकृति में मिल जाता है, लेकिन फेयंस को कृत्रिम रूप से तैयार किया जाता है। फेयंस जो है प्रकृति में नहीं मिलता है। पहली बात तो डायरेक्ट प्रकृति में फेयंस नहीं मिलता है, इसको तैयार ही किया जाता है और ये बहुत कीमती होता है, यहाँ तक कि सोने से भी ज़्यादा कीमती होता है। बालू या स्फटिक पत्थरों के चूर्ण को गोंद में मिलाकर उनसे वस्तुएं बनाई जाती थी। उसके बाद उन वस्तुओं पर एक चिकनी परत चढ़ाई जाती थी। इस चिकनी परत के रंग प्रायः नीले या हल्के समुद्री हरे होते थे। ठीक है, ये आपके सामने एक गिलहरी का चित्र है जो फेंस की बनी है, और इसको कैसे बनाया जाता था तो यहाँ आपको पूरा उसकी प्रक्रिया के बारे में है। और ये फेंस आप ये जानते रहिए कि प्रकृति में नहीं पाया जाता था, यानी इसकी भी विशेषज्ञता किसी न किसी ने जरूर हासिल की थी उस हड़प्पा सभ्यता में। फेंस से बने मनके, चूड़ियाँ, बाले, छोटे बर्तन बनाए जाते थे। तो फेंस से बहुत कुछ बनाया जाता था, उसमें जो है मनके भी बनाए जाते थे, चूड़ियाँ और सब सारी चीज़ें। ठीक है, आगे समझते हैं हम। यहाँ पर हड़प्पा के लोग तांबे का आयात संभवतः आज के राजस्थान से करते थे। हड़प्पा के लोग जो तांबा राजस्थान, यानी राजस्थान में आज भी तांबा के लिए एक खान है जिसे कहा गया खेतड़ी का खान। खेतड़ी का तांबा पूरे इंडिया में प्रसिद्ध है और यही वह एकमात्र स्थल है जहाँ से तांबा निकलता है भारत में। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। यहाँ तक कि पश्चिमी एशियाई देश ओमान से भी तांबे का आयात किया जाता था। तो ओमान से भी तांबा आयात किया जाता था। कांसा बनाने के लिए तांबे के साथ मिलाई जाने वाली धातु टिन का आयात आधुनिक ईरान और अफगानिस्तान से किया जाता था। यहाँ पर देखिए कांसा, इसे जो है कांस्य सभ्यता भी कहा जाता है, क्योंकि अधिकतर वस्तुएं कांसे की मिली है। तो कांसा बनाया कैसे जाता था, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो कांसा कैसे बनाया जाता था? तांबा और टिन को मिला के बनाया जाता था। ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि यह कांस्य युगीन सभ्यता तो थी। कांस्य युगीन सभ्यता का मतलब ये नहीं है कि केवल कांसे की ही वस्तुएं मिली है। इसका मतलब ये है कि कांसे की वस्तुएं बहुत ज़्यादा मिली हैं। वहाँ तांबा का भी उपयोग होता था, सोना का भी उपयोग होता था, चांदी आप लोगों ने भी पीछे देखा है। ठीक, तो कांसा कैसे बनाया जाता था? तांबा और टिन को मिला के। और तांबा जो है आपको पता है कि राजस्थान से, ओमान से मंगाया जाता था। ठीक है, टिन का आयात आधुनिक ईरान और अफगानिस्तान से किया जाता था। टिन जो है वो ईरान और अफगानिस्तान से मंगाया जाता था। समझ रहे? देखिए कितना जो है ज्ञान था इस सभ्यता के लोगों को, बहुत ज़्यादा नॉलेज था। यहाँ तक ये लोग आयात करके इन धातुओं को बनाते थे। सोने का आयात आधुनिक कर्नाटक कर्नाटक से किया जाता था, यानी दक्षिणी भारत अगर आ जाए तो भी सही होगा। और बहुमूल्य पत्थर का आयात गुजरात, ईरान और अफगानिस्तान से किया जाता था। तो ये आप बहुत अच्छे से जानते रहिए कि किन किन चीज़ों का आयात कहाँ से किया जाता था। इसके अलावा और जगहों से बहुत सी चीज़ों का आयात किया जाता था, वो हम आगे देखेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। कच्चे माल की खोज में, कच्चा माल कहाँ मिलेगा? जो नगरों में वस्तुएं यूज होती थी, उपयोग होती थी, उनके लिए कच्चा माल। ठीक, तो कच्चा माल उन पदार्थों को कहते हैं जो या तो प्राकृतिक रूप से मिलते हैं या फिर किसान या पशुपालक उसका उत्पादन करते हैं। जैसे लकड़ी, धातुओं के अयस्क प्राकृतिक रूप से उपलब्ध कच्चे माल हैं। तो सबसे पहले कच्चा माल होता क्या है? तो कच्चा माल जो प्रकृति में, जो नेचर में
अपने आप ही उपलब्ध हो, उसे कच्चा माल कहेंगे। या फिर किसान खेती करे तो खेती में जो जो भी कुछ उगेगा वो एक तरह से कच्चा माल ही होगा। जैसे मान लेते हैं कपास, मान लेते हैं अ, अनाज, ये सब क्या है? कच्चा माल है। इस अनाज से क्या बनाया जाता है? आज क्या आपके यहाँ बिस्किट बनाए जाते हैं, तमाम बहुत सी चीज़ें बनाई जाती हैं, बेकरी की सारी चीज़ें बनाई जाती हैं। तो इन्हीं कच्चे माल से उत्पादन किया जाता है। लकड़ी और धातुओं के अयस्क प्राकृतिक रूप से उपलब्ध कच्चे माल हैं। तो लकड़ी भी और धातुओं के अयस्क जो होते हैं वो भी प्रकृति में उपलब्ध कच्चे माल हैं। इनसे फिर कई तरह की चीजें बनाई जाती हैं। मिसाल के तौर पर किसानों द्वारा पैदा किए गए कपास को कच्चा माल कहते हैं, जिससे बाद में कताई बुनाई करके कपड़ा तैयार किया जाता है। हड़प्पा के लोगों को कई चीजें वही मिलती थी, लेकिन तांबा, लोहा, सोना, चांदी, बहुमूल्य पत्थरों जैसे पदार्थों का वे दूर दूर से आयात करते थे। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि बाकी सबके कच्चे माल आयात किए जाते थे, फिर उनको लाके यहाँ पर जैसे तांबा और टिन को मिला के कांसा बनाया जाता था। सोना से जो है बहुमूल्य आभूषण बनाए जाते थे, चांदी से आभूषण बनाए जाते थे, पत्थरों से भी आभूषण बनाए जाते थे, और ये सब आयात किए जाते थे। सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि यहाँ उपलब्ध नहीं था। यानी इससे हमें ये पता चलता है कि ये लोग जो है कितने ज़्यादा आगे थे अपने समय से, क्योंकि उस समय जो सभ्यताएं थी वो इतनी ज़्यादा डेवलप तो नहीं थी। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर कुछ चित्र हैं, इनके बारे में समझते हैं। चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जाता था। इन चित्रों को देखो, एक खिलौना है और दूसरी एक मुहर है। तो पहले समझते हैं कि जो वस्तुएं आयात की जाती थी कैसे आती थी। यहाँ पर देखिए एक मॉडल चित्र है आपके सामने, एक बैलगाड़ी की तरह जो है, इसमें बैल नहीं है, केवल गाड़ी है, खिलौना है। यानी इसी तरह के प्रारूप की गाड़ियां होती थी, जिससे जो है सारे कच्चे माल या और भी या आवागमन के जो साधन थे सब इन्हीं से होते थे। दूसरी तरफ मोहर है, आपको ये मोहर दिख रही होगी। इन मोहरों का उपयोग कहाँ होता रहा होगा? तो व्यापार में। व्यापार में मोहरों का उपयोग होता है। आज भी आप लोगों ने मोहर तो जरूर देखी होगी कहीं न कहीं। क्या तुम बता सकते हो कि हड़प्पा के लोग यातायात के लिए किन साधनों का प्रयोग करते थे? तो यहाँ पर आप बता सकते हैं इस गाड़ी को देखकर। पिछले अध्यायों में क्या तुमको पहिए वाले वाहनों की जानकारी दी गई है? तो पिछले वाले अध्याय में क्या आपको मालूम है कि पहिए वाले वाहन थे? वो आप वीडियो देख लेंगे, आपको पता चल जाएगा। बच्चों का खिलौना, तो ये बच्चों का खिलौना ही है। हल, यहाँ पर आपको एक हल दिख रहा है। आज हल चलाने वाले ज़्यादातर किसान पुरुष होते हैं। आज जो है जो हल चलाता है वो कौन होता है? एक पुरुष होता है। जो किसान होते हैं वो पुरुष होते हैं। अभी तो फिलहाल हल लोग नहीं चलाते हैं, तो ट्रैक्टर से काम हो जाता है। लेकिन आप लोगों ने ज़रूर हल चलाते हुए टीवी में या किसी मूवी में ज़रूर देखा होगा। हमें ज्ञात नहीं है कि हड़प्पा में भी यही प्रथा थी। हमें कोई आइडिया नहीं है कि हड़प्पा में भी जो पुरुष थे वही हल चलाते थे। हो सकता है कि हड़प्पा समय में महिलाएं भी हल चलाया करती रही होंगी, लेकिन हमें पता नहीं है। लेकिन हल चलाया जाता था ये ज़रूर पता है। ठीक है, आगे चलते हैं। नगरों में रहने वालों के लिए भोजन। ये सिटी आप देख लिए, सिटी में जो है 2 पार्ट देख लिए, 2 भाग देख लिए, एक दुर्ग देख लिया और एक निचला नगर देख लिए। लेकिन इन नगरों में रहने वाले लोगों के लिए भोजन कहाँ से आता था, इसके बारे में बात हो रही है। आज आप लोग शहर देख रहे हैं और शहरों में भोजन कहाँ से आता है, तो आपको ज़रूर आइडिया होगा कि गाँव से ये सारा भोजन आता है। किसानों द्वारा जो चीज़ें उगाई जाती हैं वो शहरों में जाके बिकती हैं और शहर के लोग उसे खरीद कर अपना जीवन यापन करते हैं। यानी शहर वाले खुद जो है कोई भोजन नहीं उगाते हैं या उत्पादन नहीं करते हैं। तो यहाँ पर क्या था, लोग नगरों के अलावा गांव में भी रहते थे। ये नगर तो आपको मिले हैं, लेकिन इसके अलावा गांव जरूर रहा होगा। ठीक है, वे अनाज उगाते थे और जानवरों को पालते थे। किसान और चरवाहे ही शहरों में रहने वाले शासकों किसान और चरवाहे ही शहरों में रहने वाले शासकों, लेखकों और दस्तकारों को खाने के सामान देते थे। बहुत ही
ज़रूरी है कि किसान और चरवाहे मतलब जो पशुपालक थे, वही लोग जो है शहरों के लिए भोजन उपलब्ध कराते थे। पौधों के अवशेषों से पता चलता है कि हड़प्पा के लोग गेहूँ, जौ, दालें, मटर, धान, तिल और सरसों उगाते थे। तो यहाँ पर गेहूँ उस समय खाया जाता था, जौ, दाल, मटर, धान, तिल इन सब जो है उस समय भोजन के रूप में उपयोग किया जाता था। जमीन की जुताई के लिए हल का प्रयोग एक नई बात थी। हल का प्रयोग हड़प्पा सभ्यता में एक नई बात थी। हड़प्पा काल के हल तो नहीं बच पाए क्योंकि वो प्रायः लकड़ी से बनाए जाते थे। हड़प्पा काल के जो हल थे वो किसके बनाए जाते थे? लकड़ी के। इसीलिए हमको जो है कोई हल तो नहीं मिला है, लेकिन हल का मॉडल ज़रूर मिला है जो आपने देखा है। क्योंकि ये प्रायः लकड़ी के बनाए जाते थे, लेकिन हल के आकार के खिलौने मिले हैं। वो जो मॉडल आपने देखा अभी पीछे, फिर से देख लेते हैं। ये देखिए, ये जो है मॉडल है, एक खिलौना है, हल का है। ये हल के आकार का है और इससे हमें पता चलता है कि लोग हल ज़रूर बनाते होंगे। इस क्षेत्र में बारिश कम होती है। जिस क्षेत्र में सभ्यता पाई गई, वहाँ बारिश की मात्रा कम होती है। जो सिंधु सभ्यता वाला पूरा सिंधु नदी और अ, रावी नदी का एरिया है, जो राजस्थान वाला एरिया है, जो गुजरात वाला एरिया है, वहाँ आज भी बारिश तो कम ही होती है। इसलिए सिंचाई के लिए लोगों ने कुछ तरीके अपनाए होंगे। ज़रूर कोई तरीका अपनाया होगा। संभवतः पानी का संचय किया जाता होगा। ज़रूरत पड़ने पर उससे फसलों की सिंचाई की जाती होगी। तो बारिश के मौसम में पानी को इकट्ठा किया जाता रहा होगा और उससे जो है फसलों की सिंचाई की जाती होगी। आज तो हम लोग ट्यूबवेल लगा लेते हैं, समरसेबल लगा लेते हैं, लेकिन उस समय ऐसी कोई चीज़ें नहीं थी। हड़प्पा के लोग गाय, भैंस, भेड़, बकरियाँ पालते थे। तो ये लोग जो है पशुपालन भी बहुत अच्छा करते थे। उसमें गाय, भैंस, भेड़, बकरी सभी को पालते थे। बस्तियों के आसपास तालाब और चारागाह होते थे। जो बस्तियां होती थी उसके आसपास तालाब और चारागाह भी होते थे। लेकिन सूखे महीनों में मवेशियों के झुंडों को चारा पानी की तलाश में दूर दूर तक ले जाया जाता था। जब मौसम बारिश का नहीं होता था तो उस समय जो है इन जानवरों को दूर दूर चराने के लिए ले जाया जाता रहा होगा। वे बेर जैसे फलों को इकट्ठा करते थे, मछलियां पकड़ते थे और हिरण जैसे जानवरों का शिकार भी करते थे। तो ये लोग शिकार भी करते थे और जो है मछलियां भी पकड़ते थे, ये भी काम करते थे। ये गांव में रहने वाले लोगों की बात है और इन्हीं गांवों से जो है शहरों में भोजन जाता था। आपको पता है कैसे? आज भी वही स्थिति है। जो नगर होते हैं वो उत्पादन नहीं करते हैं, वो जो है प्रशासनिक कार्य करते हैं। आगे देखते हैं गुजरात में हड़प्पा कालीन नगर का सूक्ष्म निरीक्षण। गुजरात में एक नगर है, उसका सूक्ष्म निरीक्षण करेंगे हम। कच्छ के इलाके में खादिर बेत के किनारे धौलावीरा नगर बसा था। कहाँ बसा था? गुजरात में कच्छ का एरिया है, वहाँ पर खादिर बेत है। दो नदियाँ हैं, मनहर और मानसर। ये नदियाँ हैं, उन्हीं के बीच में खादिर बेत द्वीप है। उसी पर एक नगर है धौलावीरा, इसी के बारे में हम यहाँ जानेंगे। वहाँ साफ पानी मिलता था और जमीन उपजाऊ थी। जहाँ हड़प्पा सभ्यता के कई नगर दो भागों में विभक्त थे, वहीं धौलावीरा नगर को तीन भागों में बांटा गया था। जो धौलावीरा था ना, वो तीन भागों में था। एक दुर्ग हुआ, एक बीच का भाग हुआ और एक निचला नगर था जो बड़ा सा था। बाकी सभी नगर आप लोगों ने देखा है कि उसमें दो भाग हुआ करते थे। एक जो है दुर्ग हुआ करता था और एक निचला नगर हुआ करता था। ठीक है, तो ये धौलावीरा जो है यही है। इसके चारों तरफ एक दीवार थी, एक दीवार से जो है एक घिरा हुआ था। ठीक है, इसके हर हिस्से के चारों ओर पत्थर की ऊंची ऊंची दीवार बनाई गई थी। इसके अंदर जाने के लिए बड़े बड़े प्रवेश द्वार थे। इस नगर में एक खुला मैदान भी था जहाँ सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते थे। तो यहाँ पर जो है एक खुला मैदान भी था और वहाँ क्या होता था? सार्वजनिक कार्यक्रम यानी खेल आयोजित हो सकता है या कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित हो सकता है, तो उसके लिए जो है एक मैदान भी था। यहाँ मिले कुछ अवशेषों में हड़प्पा लिपि के बड़े बड़े अक्षरों को पत्थरों में खोदा पाया
गया है। इन अभिलेखों को संभवतः लकड़ी में जड़ा गया था। यह एक अनोखा अवशेष है क्योंकि आमतौर पर हड़प्पा के लेख मुहर जैसी छोटी वस्तुओं पर पाए जाते हैं। तो यहाँ पर एक साइन बोर्ड मिला है, सूचना पट्ट मिला है। उस पर जो है बड़े बड़े अक्षरों में कुछ तो जरूर लिखा है। ये बड़े बड़े अक्षर इस तरह से कुछ भी जो है लिखा हुआ है साइन बोर्ड में। और अभी तक जो अक्षर मिले हैं वो छोटी छोटी वस्तुओं पर मिले हैं, लेकिन यहाँ पर एक साइन बोर्ड है। ये क्या है? साइन बोर्ड पर लिखा हुआ मिला है। इससे पता चलता है कि ये कुछ न कुछ तो जरूर लिखा है, लेकिन अभी पढ़ा नहीं जा सका। अब देखते हैं गुजरात की खंभात की खाड़ी में मिलने वाली साबरमती की एक उपनदी के किनारे बसा लोथल नगर ऐसे स्थान पर बसा था जहाँ कीमती पत्थर जैसा कच्चा माल आसानी से मिल जाता था। तो यह लोथल जहाँ बसा था वहाँ जो है कीमती पत्थर मिलते थे। यह पत्थरों, शंखों, धातुओं से बनाई गई चीजों का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। यहाँ पर जो है पत्थरों से, शंखों से और धातुओं से बहुत सी चीजें बनाई जाती थी और उसके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण केंद्र था। इस नगर में एक भंडार गृह भी था। भंडार गृह आप लोग जानते हैं, जिसमें जो है अनाज रखे जाते हैं। इस भंडार गृह से कई मोहरे और मुद्रांकन या मुहरबंदी, मुहरबंदी मतलब गीली मिट्टी पर दबाने से बनी उनकी छाप मिली है। यानी हम जो है आज भी आप लोगों ने देखा होगा पोस्ट ऑफिस में अक्सर लेटर जो है एक झोले में पैक किया जाता है और उस पर जो है एक मुहर मार दी जाती है मोम लगा के, और मुहर का छाप लगा के उसे सील कर दिया जाता है। तो उसी तरह की कुछ मुहर बंदी यहाँ होती थी गीली मिट्टी पर। ठीक है, क्योंकि वस्तुएं दूर दूर तक भेजी जाती थी। आगे हम देखें तो ये जो है लोथल का ही है, लोथल का एक बंदरगाह। ये जो है लोथल में एक बंदरगाह था। बंदरगाह जानते होंगे, पोर्ट जिसे कहते हैं आप। एक पोर्ट था। यह बड़ा तालाब लोथल का बंदरगाह रहा होगा, जहाँ समुद्र के रास्ते आने वाली नावें रुकती थी। संभवतः यहाँ पर माल चढ़ाया उतारा जाता होगा। तो ये जो है समुद्र से लगा हुआ था, और हम पहले ही बता चुके हैं कि मिस्र से और मेसोपोटामिया से सिंधु सभ्यता के लोगों का व्यापार होता था। आपको पता होगा, वर्ल्ड मैप में देखेंगे तो जहाँ मिस्र है वहाँ सिंधु सभ्यता के समकालीन ही सभ्यता मिस्र सभ्यता थी, और जो ईरान वाला पोर्शन है वहाँ पर मेसोपोटामिया सभ्यता थी। और इन सभी नगरों से आपस में व्यापार होते थे। चलिए आगे देखते हैं हम। यहाँ पर एक इमारत मिली है जहाँ संभवतः मनके बनाने का काम होता था। कहाँ पर? लोथल में। लोथल की बात हो रही है। पत्थर के टुकड़े, अधबने मनके, मनके बनाने वाले उपकरण और तैयार मनके भी यहाँ मिले हैं। तो यहाँ मनके का कारखाना था। मनका आप लोगों ने देखा है ना? इन मनकों में छेद होता था और उसमें धागा डाल के आभूषण बनाए जाते थे। यहाँ पर एक चित्र आपको दिख रहा होगा, मुद्रा यानी मुहर और मुद्रांकन या मुहरबंदी। तो मुहरबंदी के लिए जो है एक मुहर थी, इसको जो है लगाया जाता था। तो उसका एक चित्र आपके सामने है। मोहरों का प्रयोग सामान से भरे उन डिब्बों या थैलों को चिन्हित करने के लिए किया जाता होगा जिन्हें एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाता था। थैली को बंद करने के बाद उनमें मुहानों पर गीली मिट्टी पोत कर उन पर मुहर लगाई जाती थी। मुहर की छाप को मुहरबंदी कहते हैं। तो जैसे मान लेते हैं कि कोई सामान है और उसको एक थैले में बंद कर दिया गया, ऊपर से उसे पैक कर दिया गया, और जहाँ पैक किया गया वहीं जो है मिट्टी लगा के इस मुहर को मार देते थे, ताकि ये क्लियर रहे कि यह सामान बीच में खोला नहीं गया है। इसी को मुहरबंदी कहते हैं, और आज भी ये पोस्ट ऑफिस में होती है और जगहों पर भी होती है, रेलवे में भी होती है। अगर यह छाप टूटी हुई नहीं होती थी तो यह साबित हो जाता था कि सामान के साथ छेड़छाड़ नहीं हुई है। वही बात है। चलिए यहाँ पे और देखते हैं। आज भी मोहर का प्रयोग होता है। पता लगाओ कि मोहरों का उपयोग किस लिए किया जाता है। तो आज आप जो है पता लगा के मुझे बताएंगे कि मोहरों का उपयोग किस लिए होता है और कहाँ कहाँ होता है। वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। यहाँ पर देखते हैं सभ्यता के अंत का रहस्य। आखिर इस सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता
का अंत कैसे हुआ? तो लगभग 39 साल पहले एक बड़ा बदलाव देखने को मिलता है। अचानक लोगों ने इन नगरों को छोड़ दिया। लेखन, मुहर और बाटों का प्रयोग बंद हो गया। दूर-दूर से कच्चे माल का आयात काफी कम हो गया। मोहनजोदड़ो में सड़कों पर कचरे के ढेर बनने लगे। जल निकास प्रणाली नष्ट हो गई और सड़कों पर झुग्गी-नुमा घर बनाए जाने लगे। तो जो जो है नगरीय सभ्यता थी, वो जो है धीरे-धीरे नष्ट होने लगी थी। उसका जो है प्रमाण हमें इस तरह से मिलता है। और क्या हो गया कि इन नगरों की जगह छोटी-छोटी झुग्गी-नुमा घर बनाए जाने लगे। यह सब क्यों हुआ? फिर ऐसा क्यों हुआ कि सब कुछ नष्ट हुआ? कुछ पता नहीं, कोई आइडिया नहीं। कुछ विद्वानों का कहना है कि नदियाँ सूख गई थीं, क्योंकि लगभग-लगभग जो शहर थे, वो नदियों के किनारे थे। अन्य का कहना है कि जंगलों का विनाश हो गया था। कुछ और विद्वानों ने कहा कि जंगलों का विनाश हो गया था। इसकी वजह से ये सभ्यता नष्ट हो गई। इसका कारण ये हो सकता है कि ईंटें पकाने के लिए ईंधन की ज़रूरत पड़ती थी। इसके अलावा मवेशियों के बड़े-बड़े झुंडों से चारागाह और घास वाले मैदान समाप्त हो गए होंगे। ये भी हो सकता है। कुछ इलाकों में बाढ़ आ गई, हो सकता है कुछ इलाकों में बाढ़ आ गई हो और लोग डूब गए हों। लेकिन इन कारणों से यह स्पष्ट नहीं हो पाता कि सभी नगरों का अंत कैसे हो गया। ये जो कारण है, हो सकता है किसी एक नगर के बारे में हो। सभी नगरों में एक जैसा कारण तो नहीं हो सकता। बात तो सही है, क्योंकि बाढ़ और नदियों के सूखने का असर कुछ ही इलाकों में हुआ होगा। आज भी बाढ़ आते हैं, लेकिन कोई शहर बाढ़ की वजह से समाप्त नहीं हो जाता। हाँ, कुछ एरिया में बाढ़ आता है, फिर भी जो है चीज़ें चलती रहती हैं। ऐसा लगता है कि शासकों का नियंत्रण समाप्त हो गया। ऐसा भी हो सकता है कि शासकों का नियंत्रण समाप्त हो गया, जिन लोगों ने इन नगरों को बसाया था। जो भी हुआ हो, परिवर्तन का असर बिल्कुल साफ दिखाई देता है। आधुनिक पाकिस्तान के सिंध और पंजाब की बस्तियां उजड़ गई थीं। कई लोग पूर्व और दक्षिण के इलाकों में नई और छोटी बस्तियों में जाकर बस गए। इसके लगभग 14 साल बाद नए नगरों का विकास हुआ। इनके बारे में तुम अध्याय 5 और 8 में पढ़ोगे, तो ज़रूर आप पढ़ेंगे 5 और 8। 14 साल पहले नगरों का विकास हुआ, इसके बारे में आप आइए देखते हैं। कल्पना करो, तुम अपने माता-पिता के साथ 4000 साल पहले लोथल से मोहनजोदड़ो की यात्रा कर रहे हो। यह बताओ कि तुम यात्रा कैसे करोगे? तुम्हारे माता-पिता यात्रा के लिए अपने साथ क्या-क्या ले जाएँगे? और मोहनजोदड़ो में तुम क्या देखोगे? ठीक? ये क्वेश्चन जो है कल्पना करने का है, तो आप कल्पना कर लीजिएगा। उस समय भी हड़प्पा से मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो से और अन्य स्थलों पर लोग यात्रा करते थे। ठीक है? तो आज कैसे करेंगे? ये कल्पना आपको करनी है। आओ याद करें, पुरातत्वविदों को कैसे ज्ञात हुआ कि हड़प्पा सभ्यता के दौरान कपड़े का उपयोग होता था। ये आपको बताना है कि पुरातत्वविदों को आखिर कैसे मालूम चला कि हड़प्पा सभ्यता के लोग कपड़े पहनते थे या कपड़ों का उपयोग करते थे। सुमेलित करो, तांबा कहाँ से मिलता है? तो तांबा कहाँ से मिलता है? आपको पता है, राजस्थान के खेतड़ी से मिलता है। सोना कहाँ से मिलता है? तो सोना कर्नाटक से या दक्षिण भारत भी ऑप्शन में हो तो सही है। टिन कहाँ से मिलता था? तो टिन आपको अफ़गानिस्तान से मिलता था। बहुमूल्य पत्थर कहाँ से मिलते थे? तो गुजरात से मिलते थे। हमने पूरा अभी इसको समझ लिया है। हड़प्पा के लोगों के लिए धातुएँ, लेखन, पहिया और हल क्यों महत्वपूर्ण थे? ये आपको बताना है, तो आप कमेंट बॉक्स में इसे शॉर्ट में ज़रूर बता सकते हैं, तो आप ज़रूर बताइएगा। आओ चर्चा करें। इस अध्याय में पकी मिट्टी यानी टेराकोटा, पकी मिट्टी के जो भी वस्तुएँ होती हैं, उनको कहते हैं टेराकोटा, से बने सभी खिलौनों की सूची बनाओ। इनमें से कौन से खिलौने बच्चों को ज़्यादा पसंद आए होंगे? तो जो भी खिलौने आप लोगों ने देखा है मिट्टी के बने, अभी उसकी एक सूची बना लेनी है और कौन-सा अच्छा लगेगा वो बताना है। हड़प्पा के लोगों की भोजन सामग्री की सूची बनाओ। हड़प्पा के लोग क्या-क्या खाते थे उसकी भी एक सूची बना लीजिए। आज इनमें से तुम क्या-क्या खाते हो? निशान लगाओ और बताओ। निशान लगाकर बताओ। आगे चलते हैं। हड़प्पा के किसानों और पशुपालकों का जीवन
क्या उन किसानों से भिन्न था जिनके बारे में तुमने पिछले अध्याय में पढ़ा है? तुमने अपने उत्तर में इनका कारण बताओ। तो पिछले अध्याय में जो आप लोगों ने देखा है लेसन नंबर 2 में उनसे और हड़प्पा सभ्यता के पशुपालकों और किसानों से क्या अंतर था उसको जो है बताना है तो आप बता लेंगे। और करके देखें, इसको नहीं जानना है। मेहरगढ़ में कपास की खेती 7,000 साल पहले। तो देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि सबसे पहले कपास कहाँ उगाया गया तो मेहरगढ़ में। नगरों का आरंभ 47 साल पहले। 47 साल पहले से मतलब है कि 2700 बीसी बीसीई, ठीक है, या बीसी या बीसीई यानी ईसा पूर्व, ठीक है। ये जो है हड़प्पा सभ्यता तभी से स्टार्ट हुई और 1500 बीसीई तक समाप्त हो गई, यानी ईसा पूर्व तक समाप्त हो गई। तो इसे आप जानते रहिए। और भी कालक्रम है, अलग अलग इतिहासकारों ने अलग अलग कालक्रम दिया हुआ है। हड़प्पा के नगरों के अंत की शुरुआत लगभग 39 साल पहले हुई। तो इसके अंत की शुरुआत 39 साल पहले हुई मतलब कि 1900 बीसीई में हुई, यानी ईसा पूर्व में हुई। अन्य नगरों का विकास 2500 साल पहले। तो इसके अलावा अन्य नगरों का विकास कब हुआ? 2500 साल पहले। तो 2500 साल मतलब 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व। इसके बारे में हम नेक्स्ट अध्याय में